स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा का अपनी पत्नी के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य शासन ने पुरुषोत्तम शर्मा को लोक अभियोजन डायरेक्टर के पद से हटा दिया है। पुरुषोत्तम शर्मा का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पुरुषोत्तम शर्मा अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को लेकर न्यूज़ 18 ने जब उनसे बातचीत की तो उनका कहना था कि ये उनका फैमिली मैटर है, परिवार का मौलिक अधिकार है कि वे उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि पत्नी को मुझसे कोई दिक्कत है तो वह तलाक ले सकती है। शर्मा के इस कबूलनामे के बाद सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया। इस मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो भी कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस मामले में राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। अब महिला के बयान के आधार पर पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ आगे की कार्रवाई तय होगी। प्रदेश की कैबिनेट मिनिस्टर उषा ठाकुर के एक बयान को लेकर प्रदेश का सियासी पारा गर्म हो गया है। कैबिनेट मिनिस्टर उषा ठाकुर ने कहा है कि इस बार का उपचुनाव देशद्रोही और देशभक्त के बीच में होगा। इस बार का उपचुनाव वैचारिक युद्ध की तरह होगा। वहीं उषा ठाकुर के बयान को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने उषा ठाकुर के बयान को लोकतंत्र विरोधी बताया है। जीतू पटवारी के मुताबिक उषा ठाकुर के बयान से बीजेपी की लोकतंत्र विरोधी मानसिकता जग जाहिर हो गई है। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब उषा ठाकुर ने इस तरीके का विवादित बयान दिया हो। उषा ठाकुर ने इससे पहले आदिवासी संगठन JS को भी आतंकवादी संगठन करार दिया था। इस पूरे मामले को लेकर बवाल मचा तो उषा ठाकुर ने माफी मांग ली थी। लेकिन अब मंत्री उषा ठाकुर के नए बयान को लेकर प्रदेश का सियासी पारा गर्म हो गया है और उपचुनाव से पहले कैबिनेट मिनिस्टर उषा ठाकुर के बयान को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी की घेराबंदी करना शुरू कर दिया है। पुलिस हिरासत में युवक की मौत के बाद जमकर बवाल हो रहा है। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच जमकर झूमा झटकी हो रही है और स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने पत्थर बरसाए हैं जिसकी वजह से कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। पुलिस की तरफ से भी लाठीचार्ज किया गया है जिसमें प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं और इस पूरे मामले को लेकर अभी भी तनाव लगातार बरकरार है। हालांकि अब स्थिति नियंत्रण में है और इस पूरे घटनाक्रम को STF ने अपने हाथ में लिया है। भारी संख्या में STF जो स्पेशल फोर्स सतना जिले की बनाई गई है वो पहुंच चुकी है और स्थिति को अब काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी जा रही है कि वो अपनी मांगें शांतिपूर्ण ढंग से रखें। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जो थाना प्रभारी हैं विक्रम पाठक और आशीष पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए और साथ ही जो शव है मृतक का शव यहाँ थाने ला जाकर उनके परिजनों को सपुर्द किया जाए। लेकिन पुलिस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। हालांकि TI और आरक्षक को निलंबित जरूर कर दिया गया है। अपने ही अंतःकलह से लंबे समय से जूझ रही कांग्रेस में एक बार फिर बगावती तेवर शुरू हो गए हैं। कल 9 उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद प्रत्याशियों का विरोध शुरू हो गया है। जौरा से प्रत्याशी बनाए गए पंकज उपाध्याय का आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के सामने पुतला जलाया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं का कहना था कि उनको बाहरी प्रत्याशी नहीं स्थानीय चाहिए। हालांकि पहली सूची जारी हुई थी तब भी दिमनी और जो अंबा के प्रत्याशी घोषित किए गए थे उनका भी विरोध कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया था। लेकिन कांग्रेस के जैसे जैसे समय बीता अब वो दोनों ही जगह के प्रत्याशी अपना प्रचार प्रसार में लग गए हैं और कांग्रेसी कार्यकर्ता भी लगे हैं। अब देखना होगा कि जौरा की यह बगावत शांत होती है या नहीं। अगर कांग्रेस जल्द ही अपनी अंदरूनी मामलों को, अंदरूनी बगावत को, कार्यकर्ताओं की बगावत को शांत नहीं कर पाती तो कहीं ना कहीं उन्हें उपचुनाव में बड़े खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दरअसल पंकज उपाध्याय को जौरा से कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया है, लेकिन पंकज उपाध्याय जौरा के स्थानीय निवासी नहीं है और उनका ज़्यादातर जो समय है वो इंदौर में बीता है। यही कारण है कि कांग्रेस कार्यकर्ता जो है जौरा का वो उन्हें स्थानीय नहीं मानता। इंदौर के खुड़ैल थाना इलाके के अंतर्गत शिप्रा नदी पर बने पुल पर बड़ा हादसा हो गया। सेम्बलिया चाऊ इलाके में बने जर्जर पुल से बाइक समेत 4 लोग नदी में गिर गए। इन 4 लोगों में एक 3 साल की मासूम भी शामिल थी।
ग्रामीणों की मदद से बच्ची को मौके से बचा लिया गया। वहीं एक युवक ने खुद को तैरकर नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं रात भर चले ऑपरेशन के बाद सुबह एक युवक का शव और बाइक नदी से बाहर निकाले गए। वहीं एक अन्य शख्स की भी मौत की भी जानकारी निकलकर सामने आई है। दरअसल रमेश, कालू और जगदीश मूल रूप से बड़वानी के रहने वाले हैं, लेकिन इंदौर के ग्रामीण अंचल खुड़ैल इलाके में रहकर खेती का काम करते थे। कल शाम देवास के बरोटा इलाके में आते वक्त सेमलिया चाऊ में बनी जर्जर पुलिया पर उनका वाहन असंतुलित हो गया और बाइक पर सवार लोगों समेत बाइक भी नदी में जा गिरी। घटना के वक्त कुछ मछुआरे नदी के करीब बैठे थे। उन्होंने नदी में लोगों को गिरते देख मासूम को बचाकर नदी से बाहर निकाल लिया। वहीं रमेश भी सुरक्षित बाहर आ गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस देरी के साथ मौके पर पहुंची और रेस्क्यू दल को सूचना दी। चूंकि घटना स्थल ग्रामीण इलाके का था, इसलिए उन्हें भी पहुंचने में वक्त लगा। तब तक रात हो चुकी थी। फिर भी ऑपरेशन शुरू किया और कुछ देर बाद रोक दिया गया। एसडीआरएफ के दल ने सुबह फिर नदी में सर्चिंग शुरू की तो एक युवक का शव और वाहन मिल गया। वहीं एक अन्य युवक की भी तलाश की जाती रही। जिस पुल पर यह हादसा हुआ वह लगभग 30 वर्ष पुराना था। इस पुल की सौगात पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन ने दी थी, इसलिए इसका नाम भी सुमित्रा सेतु रखा गया था। लेकिन पुल निर्माण के कुछ वक्त बाद ही यह पुल क्षतिग्रस्त हो गया। बीते 20 वर्षों से रहवासी इस पुल के पुनर्निर्माण और रेलिंग की मांग कर रहे थे। बावजूद इसके अब तक इसकी सुनवाई नहीं हुई। यदि समय पर सुनवाई हुई होती तो शायद यह बड़ा हादसा टल जाता, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। ग्वालियर के जनमित्र केंद्रों पर लोगों के साथ किस तरह की परेशानियां हैं, उसकी तस्वीर यहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ग्वालियर के रेसकोर्स रोड स्थित ये लोक सेवा केंद्र है, जहां पर दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, काम के लिए आते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि इस जनमित्र केंद्र पर लोगों के साथ अभद्रता की जाती है, काम वक्त पर नहीं होता और जब लोग यहाँ अधिकारियों से शिकायत करते हैं तो उनकी शिकायत सुनी नहीं जाती। आज भी ये दर्जनों लोग यहाँ जनमित्र केंद्र पर आए हैं और इसी शिकायत को लेकर, समस्या को लेकर इन लोगों ने अधिकारियों से शिकायतें की है और इनका कहना है कि साफ तौर पर ग्वालियर के इसी जनमित्र केंद्र पर नहीं बल्कि हर जगह न सिर्फ भ्रष्टाचार है बल्कि अभद्रता यहाँ स्टाफ से की जा रही है और आने वाले लोगों को परेशानियां हो रही है। ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि लोगों की सेवा के लिए ये लोक सेवा केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ लोगों को सेवा की बजाय अपमान मिल रहा है, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। इस पर प्रशासन और नगर निगम भी मौन है। कोरोना संकट काल में हाईकोर्ट निर्देशों के बावजूद निजी अस्पतालों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। जबलपुर में तमाम प्रयासों के बावजूद भी निजी अस्पताल कोरोना मरीजों से मनमाने पैसा वसूलने में लगे हैं। ताज़ा मामला जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल से सामने आया है, जहां कोरोना मरीज से इलाज के नाम पर 5 दिन का चार्ज 1,19,000 रुपए वसूल कर लिया गया। जबकि मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट करने से पहले जो रेट लिस्ट दिखाई गई थी उसके मुताबिक मरीज से केवल 3500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज लेना था, जिसमें सभी चार्ज शामिल थे। लेकिन जब इलाज पूरा हो गया तो 12,500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 1,19,000 रुपए ले लिए गए। पीड़ित की शिकायत पर युवा कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाते हुए हॉस्पिटल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की मांग की है। युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों का आरोप है कि निजी अस्पतालों द्वारा इसी तरह धोखाधड़ी कर मरीजों को लूटा जा रहा है। रेट लिस्ट कुछ और दिखाई जाती है और बिल लाखों का थमा दिया जाता है। पूरे मामले में जिले के कलेक्टर ने कार्रवाई की बात कही है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। संख्या 1,24,000 की पार हो चुकी है और अब स्वास्थ्य विभाग इस ओर ध्यान दे रहा है कि आने वाले चुनावी माहौल और त्योहारों के बीच ये संख्या और भी बढ़ सकती है। इसलिए जो जनता है उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से ये गुहार लगाई है कि निजी लैबों के प्राइवेट जो टेस्टिंग हो रही है उनके रेट्स कम किए जाएं। देश में करीब 1700 लैब को कोविड टेस्ट की मंजूरी मिली हुई है। प्रति मिलियन टेस्टिंग में मध्य प्रदेश झारखंड के साथ सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल है। मध्य प्रदेश में प्रति मिलियन 22,640 टेस्टिंग हो रही है। वहीं आंध्र प्रदेश में ये आंकड़ा 1 लाख टेस्टिंग का है। इसलिए अब झारखंड जैसे राज्यों में निजी लैब के टेस्ट रेट कम कर दिए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग भी इस ओर ध्यान दे रहा है कि कैसे मध्य प्रदेश में भी इस रेट को कम किया जा सके। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री कई बार ये बोल चुके हैं कि स्वास्थ्य विभाग में लगातार इस ओर ध्यान दिया जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में कोई कमी ना आए, सभी लचर सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से निजी लैब के रेट्स हाई हैं, उनको भी कम करना ज़रूरी हो गया है।
कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का कहना है कि अक्टूबर तक 36,800 बेड बढ़ा दिए जाएंगे। जो बेड बढ़ाए जा रहे हैं उसमें ऑक्सीजन भी होगा और साथ ही साथ आईसीयू भी युक्त होगा। मामले में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उसमें मास्क की अनिवार्यता को मंत्री ने बहुत ही ज़रूरी बताया और साथ ही साथ लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की भी अपील की है। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। बीती रात वीआईपी रोड स्थित एक होटल में न केवल बर्थडे पार्टी आयोजित की गई बल्कि जमकर शराबखोरी भी की गई। शराब का नशा इतना ज़्यादा हावी था कि एक युवती के साथ छेड़खानी जैसी घटना भी हुई और इसी छेड़खानी के बाद पार्किंग विवाद में गोली भी चली। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या राजधानी में वीआईपी रोड में इतने बड़े पॉश इलाके में जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बंगला है सहित तमाम वीआईपी लोग रहते हैं, उस इलाके में नियमों का उल्लंघन करते हुए पार्टी आयोजित की जाती है, शराबखोरी की जाती है। आखिर इनके हौसले इतने बुलंद क्यों हैं, ये बड़ा सवाल है। पुलिस ने जरूर इस मामले में होटल के संचालक और साथ ही मैनेजर और पार्टी में उपस्थित तमाम लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया है और 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बावजूद इसके सवाल उठना लाजमी है कि आखिर राजधानी में पुलिसिंग सही तरीके से हो भी रही है या नहीं। आखिर रायपुर जिले में लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा। प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने कलेक्टर और एसपी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि कल से वो लॉकडाउन खोल दिया जाएगा। 21 तारीख की रात 9 बजे से लेकर 28 तारीख रात 12 बजे तक के राजधानी रायपुर जिले में लॉकडाउन लगाया गया था। लेकिन उसके बाद ही ये कयास लगाए जा रहे थे क्या लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाएगी। हालांकि आज स्पष्ट कर दिया गया कि लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा। प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि ये जो लॉकडाउन लगाया गया था उस दौरान देखा गया कि संक्रमण के जो मामले हैं वो कम हुए हैं। हालांकि उनसे पूछा गया कि क्या ये कहना जल्दबाजी नहीं होगी, उनका कहना था कि नहीं, प्रॉपर समीक्षा की गई है, उसके बाद ये चीजें सामने आई है। उन्होंने ये भी कहा कि रायपुर के लोगों ने, जिले के लोगों ने वो खासतौर पर इस लॉकडाउन का पालन किया और उन्होंने ये भी कहा कि ये जरूर है कि अब दुकानें वो पहले की तरह रात 8 बजे तक खुली रहेंगी और उसके बाद भी 10 बजे तक के होम डिलीवरी से सामान मंगाया जा सकेगा। रविंद्र चौबे का कहना है कि पूरी कोशिश की गई कि लॉकडाउन के दौरान वो लोग अपने घरों के भीतर रहें और लोगों ने इस अनुशासन का परिचय भी दिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन तो खोला जा रहा है लेकिन खासतौर पर मास्क वो लोगों को लगाना ही पड़ेगा। उसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना पड़ेगा। जो लोग मास्क पहने हुए नहीं देंगे उनको लेकर पहले से अपेक्षा ज्यादा सख्ती की जाएगी। हालांकि बीजेपी ने इस लॉकडाउन को खोलने पर सवाल भी उठाया है। उनका कहना है कि चूंकि कांग्रेस राजभवन तक मार्च करेगी कल, यही वजह है कि लॉकडाउन खोला गया है। बहरहाल लॉकडाउन लगाने और खोलने को लेकर राजनीति जारी है, लेकिन इस दौरान आने वाले समय में पता चलेगा कि वाकई लॉकडाउन का कितना असर दिखाई दिया है और संक्रमण का दायरा वो कितना कम हुआ है। बेमेतरा में जारी 15 दिनों का लॉकडाउन आज देर रात खत्म हो रहा है, लेकिन लोगों के बीच से कोरोना का दहशत खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में किसी भी तरीका से मरीजों की संख्या में कमी नहीं आई है। पहले चरण में जब लॉकडाउन किया गया था तो उस दौरान शराब की दुकानें खुली थी, जिसके बाद लोगों ने जिला प्रशासन पर को जमकर कोसा, क्योंकि व्यापारियों ने अपनी सहमति से यह लॉकडाउन किया था। उसके बाद में प्रशासन ने जब दूसरे चरण का लॉकडाउन जारी किया तो उस दौरान शराब दुकानों को भी बंद रखी गई थी और जिले में पहली बार टोटल लॉकडाउन का सीधा असर दिखा था, क्योंकि सब्जी हो, किराना हो, कोई भी दुकानें खुली हुई नहीं थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, जो अगर आंकड़ों की बात करें तो लॉकडाउन से किसी भी तरीके से मरीजों की संख्या में कोई कमी नहीं आई, बल्कि लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद जो मरीजों की संख्या है उसमें लॉकडाउन लगाने से मरीजों की संख्या में दुगनी हो गई है। और वहीं लगातार 15 दिनों से लॉकडाउन से लोग भी काफ़ी हलाकान हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें इस तरह से अंदाज़ा नहीं था कि इतने लंबे लॉकडाउन लगेगा। वहीं बाकी जिलों में जिस तरह से होम डिलीवरी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है उस तरह से यहाँ पे होम डिलीवरी को उपलब्ध नहीं कराया गया था। जिला प्रशासन के आला अधिकारी चूंकि कोरोना के संक्रमण में है और वो क्वारंटाइन में है, जिसे प्रशासनिक व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमराई हुई है। लोगों की दुकानें बंद करा ली, शराब दुकानें बंद करा ली, किराना दुकानें बंद करा ली, सब कुछ कर लिया। उसके बावजूद भी न तो कोरोना से मुक्ति मिल रही है, न ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कोई कमी आ रही है, जिससे लोग तो दहशत में हैं, तो जिला प्रशासन भी काफ़ी चिंता में है। और वहीं जिस तरह से नेता और अधिकारी अपने घरों में कोरोना संक्रमित होने के बाद दुबके हैं, उस जिले की प्रशासनिक व्यवस्था भी पूरी तरह से लचर हो रही है। इन दिनों पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण के जो मरीज है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। सिर्फ प्रदेश से नहीं, आपका जिले की बात कीजिए, कांकेर जिले की बात कीजिए, कांकेर जिले में हर दिन 2 गुना 3 गुना की तादाद में जो कोरोना को संक्रमित जो मरीज है वो बढ़ रहा है। लेकिन आज का जो ये भीड़ आपको दिख रहा है,
खासतौर पे जो भीड़ है ये कॉलेज स्टूडेंट की भीड़ है। ये अपनी आंसर शीट जो है वो जमा करने के लिए कहा गया था और ये पोस्ट ऑफिस में पहुंचे हैं अपने आंसर शीट जमा करने के लिए। लेकिन इस डाकघर के जो आलम इस तरह की है, यहाँ पर कोरोना रोकथाम के लिए जो चीज़ होना चाहिए था, जैसे सैनिटाइजर होना चाहिए था, सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए था, वो यहाँ पर दिखे नहीं। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा पूरे जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है, लेकिन ये कंटेनमेंट जोन के कोई भी प्रकार की पालन नहीं हो रहा है। आलम यह है कि ये जो छात्र है ये अपने जान जोखिम में डालकर अपनी जो आंसर शीट है वो जमा करने यहाँ पर पहुँचे हैं। कोविड-19 महामारी का जो कहर है वो तो पूरे विश्व में है, उसको देखा जा सकता है, लेकिन दूसरी ओर एक समुदाय है थर्ड जेंडर, इनको भी कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल रहा है। और दिवाली के पहले ये निकल चुके हैं, दुआओं का सिलसिला जारी है और लोगों के घर तक ये पहुंच रहे हैं और इसी में इनका जीवन यापन चलता है। और इनका कहना है कि इस कोविड-19 महामारी में जो लोग प्रभावित हुए हैं इनके द्वारा भी ऐसे कलेक्शन किए गए, इनके गुरुओं के द्वारा कलेक्शन किए गए जो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा है और उस पैसे से उसका सही उपयोग हुआ है और खाना, दवाई और अन्य जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो ज़रूरतमंद के लोग हैं, उन तक इनका जो दुआ है, इनके जो पैसे हैं वो भी पहुंचे हैं। और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो महामारी है वो लोगों को परेशान कर रही है और ये दुआ कर रहे हैं कि ये महामारी, ये बीमारी जल्द से जल्द दूर हो और देश ही नहीं विदेश तक इनकी दुआ पहुँचे और लोग सही सलामत रहें और खुशहाल जीवन जिएँ, ताकि अच्छे से लोग रह सकें और अपना जीवन यापन कर सकें और इनकी दुआएं कहीं ना कहीं रंग लाएंगी। 15 शहर 15 रिपोर्टर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।